हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज, हम अपनी जो बीटीएससी बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल एंड जो पंप ऑपरेटर की जो वैकेंसी निकाली गई थी उसके रिगार्डिंग हमारी क्वेश्चंस की क्लास सीरीज चल रही है। इससे पहले हमने 185 क्वेश्चंस कर लिए थे। जो सभी क्वेश्चन किए हमने वो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण को देखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। उन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। और जो भी हमारी क्लास हुई है पीछे की सभी क्लास की मैंने चैनल पे एक प्ले लिस्ट बना रखी है अलग से, तो आप सभी प्ले लिस्ट में विजिट करके सभी क्लासेज को देख लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, तो आप अगर सभी क्लासेस देखोगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम 186 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, आपको अच्छे से नोट करना और अच्छे से एक बार पीडीएफ को डाउनलोड करके पीडीएफ से एक बार और पढ़ लेना है। ये क्वेश्चन आपके चारों ट्रेड फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन ट्रेड वालों के लिए और वैकेंसी मैकेनिकल इंस्पेक्टर एंड पंप ऑपरेटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले। तो आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है फिटर ट्रेड से रहेगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर की स्क्रू गेज की लिस्ट काउंट कितनी होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो माइक्रोमीटर के बारे में जो इसकी स्क्रू गेज की लिस्ट काउंट होती है वो कितनी होती है, तो 0.1 mm होती है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर रहने वाला है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही डाटाबेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोमीटर स्क्रू के बारे में, जैसे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज बहुत सूक्ष्म माप लेने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसकी जो लिस्ट काउंट होती है 0.01 mm होती है और जिससे इसकी हाई एक्यूरेसी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 187। जो डॉट पंच होता है, डॉट पंच का उपयोग किस लिए किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डॉट पंच का उपयोग आपकी जो ड्रिलिंग के लिए नहीं करते, गहरी मार्किंग के लिए नहीं करते, पिन निकालने के लिए नहीं करते, इसके लिए आपकी हल्की या स्थायी मार्किंग देने के लिए डॉट पंच का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहने वाला है। डॉट पंच के बारे में, जो डॉट पंच होता है वो लेआउट लाइंस को परमानेंट बनाने और मार्किंग को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 188। जो बॉल पिन हैमर होता है, बॉल पिन हैमर का उपयोग सामान्यतः किस कार्य के लिए होता है। बॉल पिन हैमर का जो उपयोग होता है, आपकी जो रिवेटिंग करनी रहती है किसी धातु पे, तो उसके लिए बॉल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। बॉल पिन हैमर के बारे में, जैसे बॉल पिन हैमर होता है वो रिवेट हेड बनाने और फिटिंग कार्य में अधिक उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, जो फिटिंग शॉप में जो बल्लू का प्रयोग क्यों किया जाता है। जो फिटिंग शॉप होती है इसमें बल्लू का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो हाई स्पॉट पहचानने के लिए बल्लू का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो पोर्सलिन बल्लू के बारे में, जिसे अपन जो मैचिंग सरफेस पर लगाया जाता है और जिससे हाई स्पॉट आसानी से दिखने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेजिंग होती है, चेजिंग का संबंध किससे होता है। तो चेजिंग का संबंध आपका थ्रेड सुधार में के लिए होता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, चेजिंग का संबंध थ्रेड सुधार से होता है। चेजिंग के बारे में, जिस चेजिंग डायमंड चेजिंग डैमेज या बने हुए थ्रेड को सही करने की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जो किस टूल से बाहरी थ्रेड काटा जाता है। तो बाहरी थ्रेड काटने के लिए आप डाई का उपयोग करते हो, ना कि रिमर, ना ड्रिल का और ना टेप का। तो बाहरी थ्रेड काटने के लिए डाई का प्रयोग किया जाता है। डाई के बारे में, जैसे डाई एक एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए डाई स्टॉक के साथ प्रयोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मशीनिस्ट ट्रेड से रहेंगे। 192 क्वेश्चन, लेथ मशीन में फेस प्लेट का उपयोग क्यों किया जाता है। तो लेथ मशीन में फेस प्लेट का उपयोग अनियमित जॉब को पकड़ने के लिए फेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। फेस प्लेट का उपयोग अनियमित जॉब पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। फेस प्लेट के बारे में, जैसे फेस प्लेट इरेगुलर शेप जॉब को क्लैंप्स की सहायता से पकड़ने में उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शेपर मशीन होती है, शेपर मशीन में रैम का कार्य क्या होता है। जो शेपर मशीन में रैम का कार्य होता है,
आगे पीछे की गति देने का कार्य रैम का होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। तो अच्छे से याद कर लीजिए क्वेश्चन को, रैम का कार्य आगे पीछे की गति देना होता है। रैम जैसे कटिंग टूल को रिसेप्रोटिंग मोशन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो मिलिंग मशीन होती है, मिलिंग मशीन में गैंग मिलिंग क्या होती है? गैंग मिलिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी एक बार ये एग्जामिनेशन के अंदर आ चुका है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में अंदर देखने को मिल सकता है। जो गैंग मिलिंग होती है वो एक साथ कई कटर को गैंग मिलिंग कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। गैंग मिलिंग के बारे में, जैसे गैंग मिलिंग एक ही अरबोर पर कई कटर्स लगाए जाते हैं जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग व्हील में थ्रेड क्या दर्शाता है? दाने का आकार, बंधन, कठोरता या इसके अलावा स्पीड। तो इसका आंसर रहेगा आपका जो दाने का आकार होता है वो क्या दर्शाता है? तो वो आपकी जो कठोरता होती है उसको दर्शाता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। ग्राइंडिंग व्हील में ग्रेड कठोरता को दर्शाता है। तो जैसे व्हील ग्रेड के बारे में, ये अब्रेसिव ग्रेन्स को कितनी मजबूती से बांधा गया है इसको दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेथ मशीन में बैक गियर का उपयोग क्यों किया जाता है? जो लेथ मशीन होती है उसमें बैक गियर का उपयोग स्पीड को घटाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। बैक गियर के बारे में, जैसे बैक गियर मैकेनिज्म लो स्पीड हाई टॉर्क प्राप्त करने के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनसी मशीन में टूल ऑफसेट क्यों दिया जाता है? तो टूल ऑफसेट स्पीड बढ़ाने के लिए, माप बदलने के लिए, टूल लंबाई का समायोजन के लिए या इसके अलावा कूलेंट देने के लिए। तो जो टूल ऑफसेट होता है वो आपका टूल की जो लंबाई होती है उसका समायोजन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। टूल ऑफसेट के बारे में, जैसे टूल्स ऑफसेट अलग अलग टूल्स की लेंथ को प्रोग्राम में कंपनसेट करता है जिससे एक्यूरेसी बनी रहती है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से जो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? तो पावर का फॉर्मूला रहेगा आपका P बराबर VI। पावर यानी कि पावर बराबर होता है आपका वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज इंटू करंट को ही पावर कहा जाता है। तो P बराबर VI। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल भी लेके दे सकते हो, जैसे किसी जो P बराबर VI होता है, आपको मतलब पावर पूछनी है किसी भी एग्जाम में। जैसे किसी परिपथ में 20 वोल्ट धारा 20 वोल्टेज बह रहा है और उसकी करंट 10 एम्पियर है, तो पावर उसमें कितनी होगी? तो आपको 20 इंटू 10 करना है, तो आपकी 200 एम्पियर 200 वाट आपकी पावर रहेगी। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो वोल्टेज 12 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट बह रही है, तो पावर आपकी 24 वाट रहेगी। पावर को किससे दर्शाया जाता है? पावर को वाट में दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस की रेटिंग इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट की जाती है। तो P बराबर VI आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सीरीज सर्किट में वोल्टेज का वितरण कैसा होता है? तो सीरीज सर्किट होता है उसमें वोल्टेज का जो वितरण होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है, विभाजित। सीरीज सर्किट में जो वोल्टेज होती है वो अलग अलग विभाजित रूप से वितरण होता है, और जो समांतर सर्किट होता है उसमें आपको नोट करना वोल्टेज होता है वो समान रहता है। समांतर परिपथ, जैसे समांतर लाइन कौन सी रहती है? जैसे आपके घरों पे जो कनेक्शन हो रखी है, घर की लाइन है, वो सभी कनेक्शन समांतर क्रम में की हुई है, तो वहाँ पे आपको वोल्टेज समान मिलेगा और करंट है ना, करंट अलग अलग रहेगी। जैसे अगर आप बात करोगे, जो फैन है, पंखे में अलग करंट बहेगी, बल्ब है, बल्ब में अलग करंट बहेगी, गीजर में अलग बहेगी, रेफ्रिजरेटर में अलग करंट रहेगी। और जो सीरीज कनेक्शन होते हैं उसमें वोल्टेज तो अलग अलग होते हैं, वोल्टेज इसमें भिन्न भिन्न होते हैं, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। जैसे सीरीज सर्किट में वोल्टेज कंपोनेंट्स में उनके रेजिस्टेंस के अनुसार डिवाइड होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोड का मुख्य कार्य क्या होता है? तो डायोड का मुख्य कार्य, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायोड का। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम के अंदर आता है, आपकी भी एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो डायोड का मुख्य कार्य करंट को एक दिशा में प्रभावित करना डायोड का कार्य होता है। ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। वोल्टेज घटाना या बढ़ाने का कार्य किसका होता है? ट्रांसफार्मर का कार्य होता है।
करंट बंद करना वगैरह ये अलग चीज़ है, करंट बढ़ाना ये नहीं है। बाकी इसका जो कार्य रहेगा डायोड का करंट को एक दिशा में प्रभावित करना होता है। डायोड केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट को पास करता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आता है, डायोड कौन सी डायरेक्शन में करंट को पास करता है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट को पास करता है। बाकी जो रिवर्स डायरेक्शन होती है उसमें करंट को ब्लॉक कर देता है। यह रेक्टिफायर सर्किट में डीसी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिले। फर्स्ट कार्य कि डायोड का मुख्य कार्य क्या रहता है, तो करंट को एक दिशा में प्रभावित करना। दूसरा क्वेश्चन आपको ये मिला कि डायरेक्ट जो डायोड होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट को पास करता है और रिवर्स डायरेक्शन में करंट को ब्लॉक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर में कॉपर लॉस किस कारण से होता है, तो ट्रांसफॉर्मर में जो कॉपर लॉस होता है वो फ्लक्स के कारण नहीं होता है, एडी करंट के कारण नहीं होता है, जो वाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस होता है उसके कारण आपका कॉपर लॉस होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर से ही है, काफ़ी एग्जाम के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में भी आ सकता है। तो वाइंडिंग और रेजिस्टेंस इसका आंसर रहेगा। पावर जो कॉपर लॉस होता है उसका उसका लॉस होता है जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका जो इंडक्टर है वो किस पर कार्य करता है, तो इंडक्टर करंट के परिवर्तन का विरोध करता है। इंडक्टर रहेगा वो करंट के जो परिवर्तन होता है करंट में उसका विरोध करता है। तो कोइल में जैसे करंट चेंज होने पर मैग्नेटिक फील्ड बनती है, यह करंट के अचानक बदलाव को रोकता है। और इंडस्ट्रीज जो इंडक्टर होता है वो एसी सर्किट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोधकता कैसी होती है, बहुत कम है, बहुत अधिक है, मध्यम है या इसके अलावा शून्य है। तो जो वोल्टमीटर की आंतरिक प्रतिरोधकता होती है बहुत ही अधिक होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वोल्टमीटर की आंतरिक प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। और एमीटर के बारे में पूछे आपकी एमीटर की आंतरिक प्रतिरोधकता कैसी होती है, तो बहुत ही कम होती है। ये आपके 2 क्वेश्चन बन गए यहाँ से, तो इन दोनों क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। वोल्टमीटर की आंतरिक प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है और एमीटर की आंतरिक प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। वोल्टमीटर की आंतरिक प्रतिरोधकता ज़्यादा क्यों रखी जाती है, क्योंकि वोल्टमीटर को सर्किट में पैरेलल में जोड़ा जाता है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए ताकि मुख्य सर्किट के करंट को प्रभावित न करे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके वायरमैन प्लेट से जो कंडक्ट बैंड होता है उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो दिशा बदलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। कंडक्ट बैंड के बारे में जैसे पाइप को मोड़कर वायरिंग की दिशा, जैसे मान लो ये आपके घर है, यहाँ से कोई लाइन आ रही है आपकी और आपके यहाँ बोर्ड है, तो इसको कंडक्ट बैंड जो बैंड होता है 90 डिग्री एंगल पे घुमा देता है लाइन को। ऐसे 2 बैंड लगा के हम सीधी सप्लाई को यहाँ से जोड़ सकते हैं। तो कंडक्ट बैंड का इस्तेमाल दिशा बदलने के लिए किया जाता है। एक कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध उसका बढ़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है जो प्रतिरोध का R बराबर रो एल अपॉन ए, एक फॉर्मूला होता है R बराबर रो एल अपॉन ए। तो जैसे आप कंडक्टर की लंबाई बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध क्या रहेगा, बढ़ेगा, क्योंकि लंबाई के प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस। तो आप लंबाई बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अगर एरिया बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध कम होगा। कुछ चीज़ें आपको याद कर लेनी है। अगर कंडक्टर का आपको एरिया बढ़ाओगे तो प्रतिरोध कम होगा और आप उसकी लंबाई बढ़ाओगे तो लंबाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। तो अगर आप लंबाई बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी उसका बढ़ेगा। जैसे जहाँ एल बराबर लंबाई, ए बराबर क्षेत्रफल और रो बराबर रेजिस्टिविटी होती है, आर बराबर रो एल अपॉन ए उसका फॉर्मूला होता है। लंबाई बढ़ाने पर आर बढ़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। 3 फेज सप्लाई में फेजों के बीच अंतर कितना होता है, 120 डिग्री का होता है, क्योंकि 360 डिग्री 3 फेजों का जो सर्कुलर होता है उसमें 120 डिग्री का पर प्रति फेज कोण बनता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 फेज जैसे रेड, वायलो और ब्लू के बीच 120 डिग्री का फेज डिफरेंस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टेबल उपकरणों में कौन सी वायर प्रयोग होती है, तो पोर्टेबल जो हल्के उपकरण होते हैं उसमें फ्लेक्सिबल वायर की प्रयोग किया जाता है। जैसे पोर्टेबल उपकरण कौन से होते हैं, जिसे बार बार हिलाने वाले उपकरणों के लिए सुरक्षित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल हीटर में कौन सी धातु की कोयल प्रयोग होती है,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिकल हीटर में जो क्रोम प्रयोग होती है वो नाइक्रोम की प्रयोग की जाती है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। नाइक्रोम किस धातु का बना था? निकल प्लस क्रोमियम एलॉय का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसको नाइक्रोम कहा जाता है। ये हीट भी सह सकता है, जंग भी नहीं लगता है, इसके रजिस्टिविटी भी बहुत अधिक होती है, इसलिए आयरन है या हीटर है या टोस्टर है, इन सभी के अंदर नाइक्रोम की कोयल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएपएल किस सिद्धांत पे कार्य करती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सीएपएल आपकी गैस डिस्चार्ज सिद्धांत पे कार्य करती है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। इसके बारे में सीएपएल के अंदर जो ट्यूब होती है उसमें मर्करी वेपर होती है, ऐसी सप्लाई मिलने पर यह गैस आयनाइज हो जाती है जिससे यूवी लाइट बनती है और फ्लोरेसेंट कोटिंग इसे विजिबल लाइट में बदल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा जेनर डायोड का मुख्य कार्य क्या रहता है? तो जेनर डायोड का कार्य वोल्टेज रेगुलेशन। ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों के अंदर कम से कम 15 से 20 एग्जामिनेशन के अंदर आ गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है जेनर डायोड के बारे में। तो जेनर डायोड का मुख्य कार्य होता है वोल्टेज को रेगुलेशन करना। तो जेनर डायोड एक निश्चित वोल्टेज पर कंडक्ट करती है जिसके कारण इसे वोल्टेज स्टेबलाइजर में उपयोग किया जाता है। तो गाइज आज की क्लास में हमारे ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा जो क्लास की जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप में आप नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारी पीछे की जो भी क्लास हुई है उन सभी क्लास की मैंने चैनल पे प्ले लिस्ट बना रखी है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके सभी क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। बाकी आपका कोई भी सुझाव रहता है, कोई भी आप कुछ आपकी कोई टॉपिक को लेके कुछ दिक्कत है या कुछ आपके क्वेश्चंस वगैरह है, कुछ भी है तो आप एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपका कमेंट ज़रूर लूँगा, कमेंट को देखकर आपका रिप्लाई दूंगा और आगे की क्लासेस को आगे बढ़ाता रहूँगा। बाकी इस क्लास को आज हम यही ख़त्म करते मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।